नमस्कार साथियों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ समय पहले केंद्र सरकार के द्वारा एक नए सहकारिता मंत्रालय की घोषणा की गई थी। हम लोग इस सेशन में देखेंगे कि सहकारिता मंत्रालय क्या है, कब इसकी घोषणा हुई, क्यों इसकी स्थापना की गई और किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत जो है वो की गई है। 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय की घोषणा की गई और उसके बाद 7 जुलाई को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। उन्हें हमारे सहकारिता मंत्रालय का जो है पहला सहकारिता मंत्री बनाया गया। हमारे देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा जो है वो सहकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सहकारी समितियों को जमीनी स्तर पर पहुंचाने वाले एक जन आधारित आंदोलन के रूप में इसे मजबूत करने में भी सहकारिता मंत्रालय मदद करेगा। इसके अलावा यह सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बहुराज्य सहकारी समितियों यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के विकास को सक्षम करने के लिए भी काम करेगा। सहकार से समृद्धि को साकार करने के लिए सरकार ने जो है वो सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है और ये एक नया मंत्रालय है जो देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार करेगा और सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाएगा। और सहकारी समितियों को कारोबार में सुगमता हो, इसके लिए प्रक्रियाओं को जो है और आसान बनाया जाएगा। और सहकार भारती जो है वो हमारे देश में 1978 से सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रही है। सहकार भारती जो है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का ही एक संगठन है और सहकार भारती की स्थापना 11 जनवरी 1979 को मुंबई में से सहकार भारती संस्था की स्थापना की गई थी। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है वो सहकारिता को शुद्ध करना और मजबूत बनाना है। और आज देश में 6.5 लाख सहकारी संस्थाएं हैं जिनसे लगभग 21 करोड़ लोग जुड़े हैं। इसके अलावा सहकारिता से जुड़े जो लोग हैं वो लंबे वक्त से ये चाहते थे कि देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय हो। ऐसा होने से सहकारी समितियों का काम और बेहतर तरीके से हो सकेगा। और अभी सहकारी समितियां बढ़ रही है और उनका काम भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों ने यह मांग की थी, जो लोग सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए हैं उन लोगों की यह मांग थी कि अलग से सहकारिता मंत्रालय होना चाहिए। और अब सहकारी समितियों का योगदान जो है वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी बढ़ जाएगा। और फरवरी में इस पर एक मीटिंग भी की गई थी और देश भर से तमाम सुझाव और बातें पीएमओ को भेजे गए थे। और उसके बाद जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की घोषणा की गई। इसके बाद अगर हम देखें कि सहकारिता क्या है, तो सहकारिता यानी कि सहकार्य यानी साथ मिलकर काम करना। जब बहुत सारे नागरिक साथ मिलकर कोई संगठन बनाकर उसके तहत काम, व्यापार इत्यादि करते हैं तो इस प्रक्रिया को कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता कहा जाता है। और भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1904 में हुई थी। और 1904 में उस वक्त एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम फ्रेडरिक निकलसन था, उन्होंने एक पहली सहकारी ऋण समिति की स्थापना की थी। भारत के संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में इस चीज का प्रावधान किया गया है कि देश में इस वक्त 8 लाख से अधिक सहकारी समितियां सक्रिय हैं और भारत में बहुत लंबे वक्त से सहकारिता के तहत काम भी हो रहा है। कृषि और दूध उत्पादन में तो सहकारिता ने सफलता की नई इबारतें लिखी है और यही नहीं, चीनी उत्पादन के क्षेत्र में भी सहकारी समितियों का बड़ा योगदान रहा है। और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी समितियों को सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच का संतुलन बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। और साल 1963 में केंद्रीय आपूर्ति और सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम यानी कि एनसीडीसी का गठन भी किया था। सहकार भारती के नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर उदय जोशी जी जो है वो सहकारी समिति को एक प्योर बिजनेस मॉडल मानते हैं। उनका मानना है कि सहकारिता जो है वो निर्धन, निर्बल, गरीब और पीड़ित और शोषित लोगों के लिए है। जो लोग सिस्टम नहीं समझते उनके लिए सहकारिता है और एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का नाम है सहकारिता। और सहकारी समितियां बढ़ रही है, लोग इससे जुड़ रहे हैं और इसी से आगे देश बदलेगा।
सहकारिता का बेसिक सिस्टम अगर हम समझें, बेसिक सिस्टम की बात करें, तो सहकारी समिति बनाने के लिए सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत उसे रजिस्टर करवाना होता है। और समिति बनाने के लिए कम से कम 10 बालिग लोगों की जरूरत होती है, जो कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग का व्यक्ति जो है वो सहकारी समिति का सदस्य हो सकता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद किसी भी सहकारी समिति को परिसंपत्ति रखने का अधिकार मिल जाता है और समिति केस भी कर सकती है और केस लड़ भी सकती है, और साथ ही सदस्यों के छोड़कर जाने से भी इस पर कोई असर नहीं होता। सदस्य समिति के प्रबंधन के लिए एक प्रबंधन समिति चुनते हैं और ये प्रबंधन कमेटी ही सहकारी समिति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैसले लेती है। सहकारिता के जरिए बहुत से लोग मिलकर व्यापार, दूध, कृषि या चीनी उत्पादन में हिस्सेदार होते हैं, और ये पूरी प्रक्रिया इसलिए होती है ताकि बीच से बिचौलियों को हटाया जा सके और जनता के साथ सीधे व्यापार किया जाए, ताकि जनता को जो है वो अच्छा उत्पाद मिल सके और साथ ही किसान और समिति के जो सदस्य हैं उनको भी अच्छा लाभ मिल सके। सहकारी समितियां कई तरह की हो सकती है, जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, विपणन, किसान, सहकारी ऋण और सहकारी वास इत्यादि। उसके बाद हम सहकारिता के महत्व का अगर बात करें कि सहकारिता का हमारे देश में क्या महत्व है, तो यह उस क्षेत्र को कृषि ऋण और धन प्रदान करता है जहां राज्य तथा निजी क्षेत्र की पहुंच अप्रभावी है। यानी कि जिन क्षेत्रों तक सरकारी और निजी बैंकों की पहुंच अप्रभावी है, जिन क्षेत्रों तक उनकी पहुंच नहीं है, वहां भी जो है सहकारिता की पहुंच है। और इस क्षेत्र की एक सहकारिता एक प्रभावी पहुंच है सहकारिता क्षेत्र की। इसके अलावा यह कृषि क्षेत्र के लिए रणनीतिक इनपुट प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता रियायती दरों पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा यह उन गरीबों का एक संगठन है जो सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, और यह वर्ग संघर्षों और सामाजिक दूरियों को कम करता है। और जो सहकारिता है वह नौकरशाही की बुराइयों और राजनीतिक गुटबाजी को भी कम करती है। इसके अलावा यह कृषि विकास की बाधाओं को दूर करती है और लघु और कुटीर उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार करता है। ये सहकारिता के सफल उदाहरणों की अगर हम बात करें, तो अमूल, जिसका नाम आप सभी ने सुना ही होगा, अमूल यानी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल जो है वो दूध से लेकर घी और चीज से लेकर मक्खन तक ये सब कुछ बनाता है, अमूल। और अमूल की स्थापना जो है वर्गीज कुरियन ने इसकी नींव रखी थी, और आज की तारीख में 26 लाख से अधिक किसानों की सदस्यता वाली संस्था अमूल है। अमूल की शुरुआत गुजरात के आनंद गांव से हुई थी और साल 1946 में कुछ किसानों ने इसे शुरू किया था। और आज अमूल जो है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं, और खास बात यह है कि इससे बहुत से ऐसे किसान जुड़े हैं और फायदा कमा रहे हैं जो ठीक से पढ़े लिखे भी नहीं हैं। एक सामान्य शख्स के लिए अकेले व्यापार करना बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है, लेकिन अमूल में हजारों लाखों किसानों ने मिलकर जो व्यापार किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। इसके बाद ये एक सवाल पैदा होता है कि क्या सहकारी बैंक जो है वो एक असफल उदाहरण है। सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक सहकारिता के असफल उदाहरण माने जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सहकारी बैंकों से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। इन बैंकों का नियंत्रण तो आरबीआई के पास है, लेकिन इनका प्रशासन जो है वो राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है, चलाया जाता है। कई बार जो है वो लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन उसे वापस नहीं कर पाते। सहकारी बैंक दूसरे बैंकों की तरह कठिन शर्तों पर लोन नहीं देते। ऐसे में अक्सर इन बैंकों का पैसा मारा जाता है, यानी कि किसान इन बैंकों का पैसा वापस नहीं करते और ये इन बैंकों का पैसा डूब जाता है, जिससे सहकारी बैंक जो है वो घाटे में जा रहे हैं। लेकिन सहकार भारती के नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर उदय जोशी जी का कहना है कि कोऑपरेटिव बैंक जो है उनमें कुछ समस्या है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि सारे कोऑपरेटिव बैंक यानी सारे सहकारी बैंकों में ही समस्या है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक बनने से पहले ही देश में जो है सहकारी बैंक काम कर रहे हैं, और दक्षिण भारतीय इलाकों में, खास तौर से पश्चिम इलाके जैसे गुजरात, महाराष्ट्र में सहकारी बैंक जो है वो उन लोगों तक भी पहुंच करते हैं जहां तक सरकारी और निजी बैंक नहीं पहुंच पाए। सहकारी बैंकों ने उन लोगों को भी बैंकिंग से जोड़ा है जिन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद की है। आगे है भारत में सहकारी आंदोलन की। भारत में सहकारिता आंदोलन की नींव कब रखी गई थी, कब इसकी शुरुआत हुई थी। तो स्वतंत्रता से पूर्व ही भारत में सहकारी आंदोलन शुरू हो चुका था। सहकारिता की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई थी
और ब्रितानी सरकार में विशेष रूप से साहूकारों के उत्पीड़न से भारत में गरीब किसानों के दुखों को कम करने के उद्देश्य से इसे अपनाया गया। सहकारी समिति शब्द जो है वो तब अस्तित्व में आया जब पुणे और अहमदनगर महाराष्ट्र के किसानों ने साहूकारों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जो किसानों से अत्यधिक ब्याज दर वसूल रहे थे। ब्रितानी सरकार ने आगे चलकर 3 अधिनियम, दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 और भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883 और कृषि ऋण अधिनियम 1884 पारित किए। वर्ष 1903 में बंगाल सरकार के सहयोग से बैंकिंग में पहली क्रेडिट सहकारी समिति का गठन किया गया। इसे ब्रितानी सरकार के फ्रेंडली सोसाइटीज एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 के अधिनियमन ने सहकारिता को एक निश्चित संरचना और आकार प्रदान किया और उसके बाद वर्ष 1919 में सहकारिता एक प्रांतीय विषय बन गया और भारत शासन अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतों का वर्गीकरण किया गया जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत अपने स्वयं के सहकारी कानून बनाने हेतु अधिकृत हैं। और उसके बाद वर्ष 1942 में ब्रिटिश भारत सरकार ने एक से अधिक प्रांतों की सदस्यता वाली सहकारी समितियों को कवर करने हेतु बहु इकाई सहकारी समिति अधिनियम बनाया। और बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सहकारिता जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं का एक अभिन्न अंग बन गया। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी ने सहकारी कर्मियों के प्रशिक्षण एवं सहकारी विपणन समितियों की स्थापना के लिए सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी के रूप में एक संवैधानिक निकाय की स्थापना भी की गई और वर्ष 1984 में भारत की संसद द्वारा एक ही प्रकार के समाज को शासित करने वाले विभिन्न कानूनों को समाप्त करने हेतु बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम को लागू किया गया और भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2002 में सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा भी की गई। इसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया गया और अभी वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद ऐसा अनुमान है कि हमारे देश में सहकारिता को जो है एक नए आयाम मिलेंगे और इस क्षेत्र का विकास होगा। तो दोस्तों ये थी सहकारिता मंत्रालय पर हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com भी विजिट कीजिएगा और नीचे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर से आप हम लोगों से व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं।